अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब खैरियत से होंगे। जो लेक्चर्स आप नीचे अभी सुनने लगे हैं न्यूरो एनाटमी के, ये मैंने कैप्लन न्यूरो एनाटमी से बनाए हैं। और ये बेसिकली लेमैन के लिए बनाए हैं, जिसमें आप कैजुअल वे में सारे लेक्चर्स आप गो थ्रू कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं। और अगर किसी ने पहली बार सुनने हैं, जो पहले कहीं से पढ़े नहीं हुए, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। और FCPS पार्ट 1 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्ज़ाम में, वो भी मैंने साथ साथ इसमें डिस्कस किए हैं। तो होपफुली ये बहुत बेनिफिट देंगे आप लोगों को। और प्लीज़ सुने, और साथ जो मेरा लिंक है इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अच्छा, आज हमने देखना है जी बेसल गैंग्लिया। तो बेसल गैंग्लिया के अंदर सबसे पहले तो इसकी एम्ब्रियोलॉजी देख ले। बेसल गैंग्लिया कहाँ से बनते हैं, और बेसल गैंग्लिया जो है ना कम से कम 3 मुख्तलिफ जगहों से बनते हैं, इसलिए इनका पता होना ज़रूरी है। ज़्यादा बड़ा पोर्शन जो बेसल गैंग्लिया का और जो ज़्यादा मेन पार्ट है स्ट्रैटम, जिसके अंदर कॉर्डेट और पोटामेन आते हैं, और ग्लोबस पैलिडस, ये दोनों बनते हैं टीलेनसेफलॉन से। ठीक है। जो सब्सटांशिया नाइग्रा है, क्योंकि वो मिड ब्रेन का पार्ट है, तो वो बनता है मीजेंसेफ्लॉन से। और जो सब थैलेमस है वो क्योंकि डायनसेफ्लॉन का पार्ट है, तो वो डायनसेफ्लॉन से बनता है। ठीक है। तो ये 3 अलग जगहों से ये एम्ब्रियोलॉजिकली ओरिजिनेट होता है बेसल गैंग्लिया। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बेसल गैंग्लिया की अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें ब्रेन का, तो किस तरह ये अरेंज किस तरह होते हैं, ये आगे तस्वीर में भी देख लें। चैप्टर 7 में इंटरनल कैप्सूल होता है। इंटरनल कैप्सूल के जो लिम्स होते हैं ना, उसके अंदर जो इंटरनल कैप्सूल का जो ये आ गया आपका एंटीरियर लिम्ब है, जो एंटीरियर लिम्ब से ऊपर होता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, उसके नीचे होता है पोटामेन, और पोस्टीरियर लिम्ब से अंदर मीडियल जो होता है वो होता है थैलेमस। ठीक है ना। इनके दरमियान में होता है थर्ड वेंट्रिकल। तो ये आपस ये तुझे पता होना चाहिए। हम इंटरनल कैप्सूल को अलग से भी पहले डिस्कस करेंगे आगे चैप्टर्स में। ठीक है। अच्छा, अब इसका ना कनेक्शन किसके साथ होता है? बेसल गैंग्लिया का कनेक्शन एक थैलेमस के साथ होता है, थैलेमस के वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस के साथ। ठीक है। थैलेमस के हम न्यूक्लियस आगे देखेंगे। उनमें से जो वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियस है, VL न्यूक्लियस, उसका कनेक्शन होता है बेसल गैंग्लिया के साथ, और साथ इसका कनेक्शन होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ। तो बेसल गैंग्लिया को ये दो चीज़ें आपस में तूने कनेक्ट, ये इसलिए दो याद रखनी है, क्योंकि कनेक्शंस तो और भी होते हैं, लेकिन ये दो कनेक्शंस जो है ना, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवेज बनाते हैं, जिनको हम डिसइनहिबिशन पाथवेज भी कहते हैं। डिसइनहिबिशन, ये बेसिकली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे के आते हैं। देख, मैंने तुझे कल भी बताया था कि जो बेसल गैंग्लिया, इनका काम होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है ना, और स्टार्ट ऑफ इनिशिएशन ऑफ मूवमेंट। इसीलिए अगर बेसल गैंग्लिया डैमेज हो, तो मूवमेंट इनिशिएट नहीं होती, जैसे पार्किंसंस डिजीज में होते हैं। ठीक है ना। अब डायरेक्ट बेसल गैंग्लिया पाथवे होता है और एक इनडायरेक्ट पाथवे होता है। डायरेक्ट पाथवे का जो एंड रिजल्ट है वो ये है कि ये मूवमेंट स्टार्ट करने में मदद देता है, स्टार्ट करता है, इंक्रीज कोई भी जो वांटेड मूवमेंट होती है उसको करने में मदद देता है। और इनडायरेक्ट पाथ बेसल गैंग्लिया पाथवे का काम होता है कि जो अनवांटेड मूवमेंट्स होती हैं उनको रोकता है। फॉर एग्जांपल, जो अगर बैठे बैठाए कोई टिक्स हो गई, या एथिटोसिस या कोरिया, इन चीज़ों को प्रिवेंट करता है इनडायरेक्ट पाथवे। ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे दोनों जो है ये गाबा रिलीज करते हैं। ठीक है। और ये MCQ भी आता है कि जो बेसल गैंग्लिया का सबसे मेन न्यूरोट्रांसमीटर है वो गाबा है। ठीक है ना। आउटपुट जो है ना बेसल गैंग्लिया का जो आउटपुट है वो गाबा के थ्रू है। ठीक है। उसके अलावा दो इसमें गाबा सिक्रेटिंग दो न्यूरॉन्स होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। और एक और चीज़, ये तो हो गया ना मेन पाथवे। उसके अलावा डायरेक्ट पाथवे को चलाने वाला, एक स्टिमुलेट करने वाला जो होता है वो होता है डोपामीन, और इनडायरेक्ट पाथवे को स्टिमुलेट करने वाला होता है एसिटाइलकोलिन। ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखनी। मेन न्यूरोट्रांसमीटर है गाबा, लेकिन जो डायरेक्ट पाथवे को चलाता है उसका वो होता है डोपामीन, और जो इनडायरेक्ट पाथवे को चलाता है वो होता है एसिटाइलकोलिन। अब जो डोपामीन डायरेक्ट पाथवे को चला रहा है ना, वो दो रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहा होता है। D1 रिसेप्टर्स जो कि स्टिमुलेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, उन पे एक्ट करके वो डायरेक्ट पाथवे को चला रहा होता है। और D2 रिसेप्टर्स जो कि इनडायरेक्ट पाथवे में होते हैं, और ये इनहिबिटरी रिसेप्टर्स होते हैं, उन पे एक्ट करके वो एट द सेम टाइम इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक है। तो डोपामीन का काम होता है डायरेक्ट पाथवे को चलाना, और एसिटाइलकोलिन का काम होता है इनडायरेक्ट पाथवे को चलाना। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो मैंने तुझे बता दिया कि इसमें तुझे पता होना चाहिए कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, मेन न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे क्या होते हैं। ठीक है। उसके अलावा स्ट्राइटम के अंदर आ जाते हैं पुटामेन और कॉर्डेट। ठीक है। जो ग्लोबस पैलेटस होता है, वो उसके वो अलग न्यूक्लियस है। ठीक है ना।
उसके बाद जो अच्छा एक और चीज़, ये जितने भी जो बेसल गैंग्लिया है ना, ये सारे इप्सिलेटरल आपस में कनेक्टेड होते हैं, और दूसरे जो सेरेब्रल हेमिस्फेयर के जो बेसल गैंग्लिया है उनके साथ कनेक्टेड नहीं होते। ठीक है। अच्छा, अब ये छोटा सा चैप्टर है, अब इसके एंड में जो डिजीजेस दी हैं उसमें आ जा। उसके अंदर सवाल किस तरह का कि किस एरिया के डैमेज होने से कौन सी डिजीज होती है। फॉर एग्जांपल पार्किंसनिज्म जो है ना, वो सब्सटेंशिया नाइग्रा के डैमेज होने से होती है। ठीक है। ये इस तरह भी पूछा जाता है कि अगर मिड ब्रेन पे लेजन है तो फिर क्या होगा, तो वो पार्किंसनिज्म डिजीज होगी। या इस तरह भी पूछा जाता है कि एक पेशेंट प्रेजेंट हुआ है स्टूप्ड पोस्चर के साथ, या ब्रेडिकाइनेसिया के साथ, या कॉगविल रिजिडिटी, इस तरह की चीज़ें दी होंगी। ठीक है। ट्रिमर्स हो गए, रेस्टिंग ट्रिमर्स होंगे, तो फिर वो पूछा होगा कि लेजन कहाँ है, तो उसका आंसर होता है मिड ब्रेन, क्योंकि सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है वो मिड ब्रेन में पड़ा हुआ है। ठीक है। तो पार्किंसन डिजीज़ और ये जो है ना सब्सटेंशिया नाइग्रा की होती है डैमेज होने से। एक और डिजीज़ है जो कि है हंटिंगटन्स डिजीज़। ये अर्ली एज में इसका ऑनसेट है, 20 to 40 ईयर्स एज में ये जो है प्रेजेंट करती है। और ये होती कि इसकी ये बेसिकली स्ट्राइटम की डिजीज़ होती है। स्ट्राइटम में ग्लोबस पैलिडस, सॉरी, स्ट्रैटम में पुटमेन और कॉर्डेट आता है। तो जब इसमें होता है कि जो कॉर्डेट का हेड होता है ना, वो सही बनता ही नहीं है, कॉर्डेट जो है ना वो डैमेज हुआ होता है। जब कॉर्डेट की एट्रोफी होती है तो उसकी वजह से थर्ड जो वेंट्रिकल्स है ना, वेंट्रिकल बहुत डायलेटेड आपको लगता है, क्योंकि कॉर्डेट नहीं बना हुआ है। कॉर्डेट नहीं बनेगा तो जो लेटरल वेंट्रिकल है ना, कॉर्डेट से ऊपर जो फ्रंटल लिम्ब है लेटरल वेंट्रिकल का, वो बहुत बड़ा सा होगा। ठीक है ना। तो ये इसकी एक फाइंडिंग होती है हंटिंगटन्स डिजीज़, और ये जेनेटिक डिजीज़ है, बेसिकली ऑटोसोमल डोमिनेंट होती है। इसमें क्या डोमिनेंट डैमेज होता है, नियोस्ट्रैटम या स्ट्रैटम डैमेज होता है, और स्ट्रैटम में भी कॉर्डेट की हेड की जो है वो एट्रोफी होती है। फिर आज विल्सन्स डिजीज़। विल्सन्स डिजीज़ तुझे पता है ऑटोसोमल रिसेसिव है, कॉपर एक्यूमुलेशन की वजह से होती है, के एफ रिंग्स होती हैं, लिवर डैमेज होता है, तुझे सब पता है। इसके अंदर जो मेन एरिया बेसल गैंग्लिया का डैमेज है वो पुटामेन डैमेज होता है। पुटामेन के अंदर कॉपर एक्यूमुलेशन होती है और वहाँ पे उसकी वजह से विल्सन्स डिजीज़ होती है। फिर आ जाओ हेमीबिलिस्मस। हेमीबिलिस्मस बड़ा पूछा जाता है, इसके एमसीक्यू ज़्यादा बने होते हैं। हेमीबिलिस्मस किस वजह से होती है, वो इसका एमसीक्यू हमें भी आया था कि हेमीबिलिस्मस किस एरिया के डैमेज से होता है, तो वो सब थैलेमस के एरिया, सब थैलेमस के डैमेज से हेमीबिलिस्मस होता है। लेकिन याद रखना है कॉन्ट्रालेटरल सब थैलेमस। अगर राइट साइड का हेमीबिलिस्मस है तो लेफ्ट सब थैलेमस डैमेज होगा। इसी तरह टॉरेट सिंड्रोम है। टॉरेट सिंड्रोम बेसिकली अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के साथ या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के साथ होता है, और इसमें ये हो कि टिक लाइक मूवमेंट्स होता है। कभी बंदा जैसे स्निफिंग करेगा, या बार बार पलके झपकाएगा, या होंठों को बार बार हिलाएगा, इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं ना, वो टॉरेट सिंड्रोम कहलाती हैं। ठीक है। तो ये ओवरऑल ये चैप्टर है। इसमें से मुझे एक एमसीक्यू आया था कि भाई सबथैलेमस, ये हेमीबिलिस्मस वाला, कि हेमीबिलिस्मस किसकी वजह से होता है, तो वो सबथैलेमस के डैमेज से होता है। बाकी जो इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं वो मैंने तुझे बता दिए हैं, और इसमें सच कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, बस इसको ये देख ले।